ओके, आज हमारा चैप्टर है शब्दों का वर्गीकरण। ओके, सबसे पहले जानना ये होगा कि शब्द क्या है। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, ठीक है। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। इकाई मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता और उससे ज्यादा उसके नीचे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक शब्द समूह को शब्द है। और फिर जब शब्द आएगा तो शब्द के बाद एक वाक्य आएगा और वाक्य से भी पूरी भाषा का साहित्य मिलता है, पूरा भाषा क्या है, ठीक है। तो शब्द हमारे कई प्रकार के होते हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि वर्ण कई प्रकार के होते हैं, वर्णों के हिसाब से फिर शब्द बनते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? ये कई आधार से किए जा सकते हैं। हम किसी भी चीज का वर्गीकरण कई आधारों पर कर सकते हैं। तो वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मतलब किसी भी चीज को कैटेगराइज करना, ठीक है। तो शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कि पहले तो हमारा होगा उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर का क्या मतलब है कि हमारे शब्द बनते कैसे हैं, इनका जन्म कैसे होता है, ठीक। हिंदी भाषा हमारी संस्कृत भाषा से आई है, ये सबको पता है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी भाषा के जितने भी शब्द होंगे उसमें ज्यादातर शब्द कहाँ से आए होंगे? संस्कृत भाषा से आए होंगे, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं, ठीक है। उन भाषाओं के भी शब्दों को हिंदी में लिया गया है। इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का एक कैटेगरी बनाया गया है, एक वर्गीकरण किया गया है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें? दूसरा होता है इसका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग का आधार क्या है? प्रयोग के आधार का मतलब है कि शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से भाषा में किया जा सकता है। फिर तीसरा हमारा एक है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार का क्या मतलब है? रचना मीन्स होता है बनावट, अर्थात शब्द जो होंगे वो कितने प्रकार से बने हुए होंगे या किस प्रकार से उनको बनाया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना। ये सारी चीजें क्या करते हैं? शब्दों का निर्माण करते हैं। ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया के तहत है, इन्हीं के तहत जो है शब्दों का निर्माण होता है। ये रचना के आधार पर का मतलब वही है कि शब्द किस प्रकार से हमारे बनते हैं। चौथा हमारा है, पहला हमारा हो गया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर। इसके अलावा भी हमारे और भी होते हैं, जैसे कि व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर भी होता है। वो एक लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। अभी फिलहाल इन तीन के बारे में पहले बात करेंगे, ओके। सबसे पहला वाला टॉपिक हम ले लेते हैं। अभी पीछे के दो जो हैं इसको छोड़ देते हैं, ऊपर वाला सबसे पहले देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये हमको देखना है। अच्छा, सभी को ये बात समझ में आ रही है कि उत्पत्ति के आधार पर का क्या मतलब है? सबको पता है, ये बात क्लियर है, ठीक। हमने पहला सुना होगा इसमें तत्सम शब्द। पिछली क्लास में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, तत्सम शब्द। दूसरा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरा हमने पढ़ा था पहला तत्सम, दूसरा तद्भव और तीसरा एक लोग खड़े हो पीछे, देशज, ओके। ये हम पिछली कक्षाओं में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। देशज शब्द। चौथा विदेशी, वेरी गुड, विदेशी शब्द। अब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा जो हमारी हेडिंग्स हैं, इनका क्या मतलब है। अगर हेडिंग्स नहीं पता होगी तो उसके पीछे का मैटर हमको समझने में मुश्किल होगी। पहली हेडिंग है तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब होता है, तत्सम शब्द का मतलब होता है
जैसे था वैसे ही है। इसका मतलब है कि जैसा संस्कृत भाषा में वो शब्द था वैसा ही हिंदी भाषा में। ठीक है, तत्सम का मतलब है जैसे पहले था वैसे अभी भी। तो तत्सम शब्द का मतलब हुआ जैसा संस्कृत भाषा में था वैसा ही हिंदी भाषा में। ठीक है, अब तत्सम शब्द हमारे कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा में जैसे तैसे लिखे जाते हैं वैसे ही वो हिंदी भाषा में आ जाते हैं। ऐसे कौन से शब्द होंगे? जैसे हमारा अश्रु, ठीक, अश्रु हो गया हमारा, शीर्ष, शीर्ष हो गया, ठीक है, शीर्ष। और भी ऐसे संस्कृत के शब्द आप याद करिए जो आपको याद हो। सूर्य, बिल्कुल सूर्य। और कोई शब्द याद आ रहा है? वर्षा, ठीक है, वर्षा, ठीक है। ये 4 शब्द अभी फिलहाल। अब ये हमारे बिल्कुल ऐसे ही संस्कृत में लिखे जाते हैं और ऐसे ही हिंदी में भी लिखे जाते हैं, इसीलिए इनको कहा गया तत्सम शब्द। ठीक, दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब होता है कि वैसा ही हो लेकिन थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन भी हो। वैसा ही हो जैसा पहले था, मतलब अर्थ उसका वही हो लेकिन थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हो लिखने में। तो अब यही शब्द हम जब हिंदी में लिखेंगे तो इनको हम थोड़ा सा बदल कर भी लिख सकते हैं। जैसे अश्रु को हम लिख सकते हैं आंसू, आंसू लिख सकते हैं, अर्थ दोनों का वही है। शीर्ष को हम क्या लिख सकते हैं? सिर लिख सकते हैं, ठीक है। सूर्य को हम क्या लिख सकते हैं? सूरज लिख सकते हैं। वर्षा को क्या लिख सकते हैं? बारिश नहीं, बरखा। वर्षा को बरखा लिखा जाता है, बारिश तो फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। अश्रु को हम आंसू लिख सकते हैं, शीर्ष को सिर, सूर्य को सूरज, वर्षा को बरखा। तो ये मैंने जो नीचे लिखे हैं ये आपके तद्भव हो गए, जो मैंने ऊपर लिखे हैं वो आपके तत्सम है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, बात समझ में आ रही है? अब तीसरा नंबर है हमारा देशज शब्द। तो देशज शब्द का मतलब पहले तो समझना होगा कि देशज का मतलब क्या होता है। देशज का मतलब होता है जो हमारे देश में पैदा हुआ, ठीक है, देश में। आप लोगों ने सुना होगा आपके घरों में देसी घी बोला जाता है, बोला जाता है। उसको देसी घी क्यों बोलते हैं? बाजार वाले को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो देसी तरीके से, मतलब अपने घरों में बनता है, ठीक है। हमारा देश गाँव का देश है, हमारे ग्रामीण कल्चर से जो चीज़ें निकलती हैं उसी को देसी बोला जाता है, ठीक। तो देसी घी जो है वो गांव से बनता है, गांव में बनता है, अपने घरों में बनता है, ठीक। और उसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है वैसा, वो घर की महिलाएं बनाती हैं, तो इसलिए उसको देसी घी बोलते हैं। वैसे ही हमारी भाषा में कुछ शब्द भी हैं जिनका कोई व्याकरणिक आधार नहीं है, वो बस क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा है और उन्हीं के आधार पर वो भाषा में ले लिए गए, तो उनको देशज शब्द कहा जाता है। जैसे आप लोगों के घरों में बोला जाता होगा लुटिया, बोला जाता है, कोई ना कोई तो घर में बोलता होगा। सभी लोग तो लोटा नहीं कहेंगे, कुछ लोग लुटिया भी कहेंगे, है ना। आप लोगों के घर में कटोरी होगी, उसको कटोरिया बोलते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कटोरिया बोलते हैं कि नहीं। खाट होगी, खाट, खाट समझते हैं, उसको आपके घर में खटिया कहा जाता होगा, खटिया कहा जाता है। अब ये हमारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा में तो है, मानक भाषा में है, हिंदी भाषा, हिंदी की जो मानक भाषा उसमें है, लेकिन ये हमारे देश से पैदा हुए हैं, हमारे देसी कल्चर से पैदा हुए हैं, तो इनको देशज शब्द कहा जाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट है किसी को? तीनों क्लियर है? हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और इस क्लास में भी पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ से कोई डाउट नहीं होना, ठीक है। अगला हमारा फोर्थ है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का क्या मतलब है? अच्छा, आप लोगों के यहाँ जब कोई विदेश के लोग आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? विदेशी आदमी कहा जाता है ना। जैसे मान लो इंग्लैंड से कोई आ गया हमारे यहाँ, उसको हम क्या कहेंगे? विदेशी आदमी। अमेरिका से आ गया तो विदेशी आदमी। वैसे ही जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आ गए उनको हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे, ठीक है। तो उनको हम विदेशी शब्द कहेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा हमारी हिंदी भाषा में विदेशी शब्द कौन से हैं? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा क्या है? विदेशी भाषा है, ठीक है। और उसके शब्द सबसे ज़्यादा हमारी हिंदी भाषा में है।
जैसे कि आप अक्सर बोलते हैं मास्टर, बोलते हैं मास्टर, डॉक्टर, डॉक्टर बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं। हेडमास्टर, हेडमास्टर बोलते हैं, तो हेडमास्टर हो गया। साइकिल बोलते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, है ना। हम हमारे हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा के शब्द ले लिए गए हैं और वो हिंदी में ही लिखे जा रहे हैं और हिंदी में ही पढ़े भी जा रहे हैं, हिंदी में बिल्कुल बोले भी जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहेंगे। हालांकि केवल अंग्रेजी भाषा के शब्द नहीं है, इसमें हमारे पुर्तगाली शब्द भी हैं, हमारे यहाँ स्पेन के भी शब्द हैं, स्पेनिश भाषा के भी हैं, अंग्रेजी भाषा के भी हैं, उर्दू भाषा के भी हैं, फारसी भाषा के भी हैं। ठीक है, तो इन सभी भाषाओं के शब्द जो है वो हमारी भाषा में आ गए हैं, हिंदी भाषा में, तो हम उनको क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। ये बात समझ में आ गई। उत्पत्ति के आधार पर हमारे हिंदी भाषा में जो शब्द हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, तत्सम शब्द में, तद्भव शब्द में, देशज शब्द में और विदेशी शब्द में। ठीक है, इसके अलावा हम अगला अब देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा है, अगला हमारा टॉपिक है प्रयोग के आधार, प्रयोग के आधार। इनको हटा दें। अब दूसरा क्या है कि हमारे जो हिंदी भाषा के शब्द हैं इनको हम प्रयोग के आधार पर भी बांट सकते हैं। अच्छा, ये कई बार जो आधार पर बांटना है ये कंफ्यूज नहीं कर रहा लोगों को। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे क्लास 8 कि बच्चों को डिवाइड करना है, तो हम कई आधार पर बांट सकते हैं, जेंडर के आधार पर, हाइट के आधार पर, है ना, बांट सकते हैं ना इस प्रकार से, रंग के आधार पर। वैसे ही शब्दों को कई आधार पर बांट सकते हैं। तो पहला था उत्पत्ति और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द। पहला क्या होगा, विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। केवल 2 प्रकार के होंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, हालांकि इनका प्रयोग कैसे होगा, किस तरह होगा, वो हम अगले चैप्टर में जो हम लोग सेंटेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वाक्य वाला, उसमें इनको हम समझेंगे कि किस प्रकार से वहां पर प्रयोग किए जाए। फिलहाल इनको जानना है कि ये है क्या। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, पहले तो आप शब्द का मतलब समझोगे। विकारी मीन्स क्या होता है, विकार मीन्स क्या होगा। कई बार आप लोग वैद्य जी के पास जाएंगे या बहुत लोग जाते हैं तो कहते हैं उधर विकार हो गया है या वायु विकार हो गया है। हालांकि ऐसी भाषा बहुत कम लोग बोलते हैं। तो विकार मीन्स होता है कुछ बदल जाना, कुछ परिवर्तन हो जाना। ठीक है, विकार मीन्स क्या होगा, कुछ परिवर्तन हो जाना, कुछ बदल जाना। तो विकारी शब्द का मतलब हुआ ऐसे शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए। ठीक है, कुछ परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन क्यों होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि परिवर्तन क्यों होगा। क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो परिवर्तन क्यों होगा इन शब्दों में, क्यों होगा। जेंडर के हिसाब से इनमें परिवर्तन होगा। ठीक है, या फिर वचन के आधार पर इनमें परिवर्तन होगा, या फिर कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन होगा। जब हम लोग वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि वाक्य में जो लिंग है वो क्या है, उसका वचन क्या है, उसमें कारक कैसा है। ठीक है, तो उसके आधार पर जब शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो उनको कहा जाता है विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, विकारी शब्द हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक हमारे संज्ञा, संज्ञा सभी को पता होगी संज्ञा क्या होती है। संज्ञा जो है ये हमारा विकारी शब्द होगा। सर्वनाम, सर्वनाम भी हमारा विकारी शब्द होगा। अभी बताएंगे इनमें कैसे विकार होगा। फिर हमारा संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इसके अलावा एक और है क्रिया, क्रिया में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, क्रिया में भी परिवर्तन होगा। जब भी हम इनका
जेंडर बदलेंगे या इनका वचन बदलेंगे या इनमें कार्य बदलेगा, तो इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। कैसे होगा वो अभी आप देखें। अच्छा ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये चार हमारे विकारी शब्द हैं। ओके, अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आप लोग पिछली क्लास में वर्ड पढ़ चुके हैं और आपको पता भी है कि संज्ञा क्या होगा, सर्वनाम क्या होगा, विशेषण और क्रिया क्या होगा। एक एग्जाम्पल बस देख लेते हैं इनमें परिवर्तन कैसे हो रहा है। जैसे मैंने वाक्य लिखा, राम, मैंने लिखा राम घर जा रहा है, घर जा रहा है, ठीक है। अब ये वाक्य कौन से जेंडर में है, कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में है, पुल्लिंग है ना। इस वाक्य का जो जेंडर है वो क्या है, पुल्लिंग है। फिर मैंने इसको स्त्रीलिंग में बदल दिया, सीता घर जा रही है, ठीक है। अब हमारी क्रिया देखिए, जो क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द में कुछ परिवर्तन हो गया कि नहीं हुआ। ऊपर क्या है, रहा है, नीचे क्या है, रही है, और क्रिया क्या है, हमारा विकारी शब्द। ऐसे ही हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के भी उदाहरण लेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग आगे इसमें सर्वनाम और विशेषण और क्रिया में किस प्रकार परिवर्तन होगा